नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है और सबसे ज्यादा गहमा गहमी फिलहाल जो नजर आ रही है वो मध्य प्रदेश में है। लगातार रैलियों का दौर है। आज प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद हैं और दतिया और सीधी में उनकी दो रैलियां, दतिया की रैली हो चुकी है और सीधी में भी उनकी रैली है। वहीं छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी मौजूद हैं और मध्य प्रदेश में ही प्रियंका गांधी मौजूद है। तो लगातार आप ये देखिए कि रैलियों का दौर वहां पर चल रहा है, लेकिन साफ तौर पर एक जो फर्क जब आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम पूरा जो कैंपेन है इलेक्शन का उसको देखते हैं और जो कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन है उसको देखते हैं तो आपको फर्क पूरे तौर पर नजर आएगा। जहां पर कांग्रेस हमलावर होती है तो वो मुद्दों की बात करती है, वो सरकार को मुद्दों पर घेरती है और उनसे वो सवाल पूछती है। तो वहीं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर्सनल आक्षेप करते हुए नजर आते हैं। उनके पास आइडियाज की बैंक करप्सी नजर आती है और वो पर्सनल अटैक करते हुए नजर आते हैं। जैसे आपको पता है कि कल राहुल गांधी को लेकर मूर्खों का सरदार उन्होंने कहा और वो तमाम मर्यादा जो भाषा की होती है वो लांघते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पास मुद्दे नहीं है। कांग्रेस ने एक ऐसी लंबी लकीर जो है वो खींच दी है, चाहे वो उनकी योजनाएं हो, घोषणा पत्र हो, उनकी गारंटीज हो, कि अब भारतीय जनता पार्टी इससे पार पाना उसके लिए मुश्किल उसको लग रहा है, तो वो कॉपी करती हुई तमाम चीजों को नजर आ रही है। अब आप ये देखिए कि जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन करते हुए भी लगातार प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। जनजातियों को लेकर 24,000 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने ऐलान किया। 15वीं जो किसानों को सम्मान समिति दी जाती है उसकी उन्होंने घोषणा कर दी। किस्त जो जारी की गई है उसको लेकर कांग्रेस ने उसकी टाइमिंग्स को लेकर सवाल खड़े किए हैं और यही सवाल लगातार उठ रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से सवाल पूछ रहे हैं या प्रियंका गांधी जिस तरह से सवाल पूछ रही हैं, जो एक व्यंग करके, जो कटाक्ष करके जो सवाल पूछ रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी को बहुत गहरी चोट दे रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से चुभ रहे हैं उनको। जहां राहुल गांधी प्रियंका गांधी की रैलियों में एक सहजता नजर आ रही है, मुद्दों की गहराई नजर आ रही है, मुद्दों पर सवाल पूछते हुए वो नजर आ रहे हैं, सरकार को जवाबदेह बना रहे हैं, तो वहीं 10 साल सत्ता में रहने के बाद, 18 साल मध्य प्रदेश की सरकार चलाने के बाद सिर्फ कांग्रेस को कोसने के अलावा और कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास नजर नहीं आ रहा है। वो फिर से अपने वही घिसे पिटे नैरेटिव पर लौटती हुई नजर आ रही है। 370, 3 तलाक, इन्हीं तमाम बातों की, इन्हीं तमाम चीजों की तरफ, मंदिर का मुद्दा, इन्हीं पर भी वो लौटती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं अगर आप पूरे तौर पर अगर रैलियों को, भाषणों को, कांग्रेस के नेताओं के, राहुल प्रियंका को आप सुनेंगे तो आपको फर्क जो है वो साफ महसूस होगा। और आज प्रियंका गांधी जब दतिया में मौजूद थी, एक ऐसा उनका अंदाज था, आज बेहद निराला अंदाज, इससे पहले शायद ही कभी आपने प्रियंका गांधी को सुना होगा। आप उनका पूरा भाषण सुनेंगे तो शायद 1 मिनट के लिए भी आप उस भाषण से इधर से उधर नहीं हो सकते हैं। आज उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहली बार इस तरह से पर्सनल उन्होंने अटैक किया है और ये कहा है कि 2018 में जो सरकार बनी थी तो कैसे वो कांग्रेस से छीन ली गई। आप सुनिए, ये बेहद इंटरेस्टिंग बाइट है प्रियंका गांधी की। इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है, कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे तो देखो, यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है।
बनी बनाई सरकार को गिरा दिया। और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। 3.5 साल से इस सरकार ने आपको 21 रोजगार दिए हैं। वो सरकार कांग्रेस की थी। मैंने जैसे कहा, छत्तीसगढ़ में देखिए बेरोजगारी का दर क्या है। आप ही के साथ धोखा हुआ है। तो आपने सुना किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को आड़े हाथों लिया है, और जनता का रिएक्शन देखना इसमें बेहद महत्वपूर्ण था कि तालियां, बजती हुई तालियां और वहां जो नारे लगे वो आपने देखे। लेकिन प्रियंका गांधी का एक और अंदाज जो है आज देखने के लिए मिला, किस तरह से उन्होंने तेरे नाम फिल्म का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया है, वो भी आप सुनिए। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहां भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है, तेरे नाम। उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। तो आपने सुना प्रियंका गांधी का ये निराला अंदाज, और किस तरह से सलमान खान की फिल्म का हवाला देते हुए उन्होंने कटाक्ष किया है प्रधानमंत्री के ऊपर। अब इसका जवाब भी आएगा, इसका भी आप इंतजार करिए। लेकिन लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री पर्सनल अटैक कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी को लेकर, वो तमाम आप सुन रहे हैं। एक और बात बेहद इंटरेस्टिंग है नरोत्तम मिश्रा को लेकर, जो प्रियंका गांधी ने कही, क्योंकि दतिया में वो मौजूद थी और जाहिर सी बात है वो नरोत्तम मिश्रा का क्षेत्र है, गृह मंत्री मध्य प्रदेश के। उनको लेकर क्या कहा है वो भी आप सुनिए। इनकी नेताओं की बात कर रहे हैं तो दूसरे यहाँ के आपके गृह मंत्री महोदय जी की हो जाए। काम है कानून का पालन कराना। पता चला कि दिन भर पिक्चर देखते रहते हैं। कौन क्या पहना है उसकी बड़ी चिंता रहती है इन्हें। आपके पास कपड़े लत्ते नहीं है, आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, आप किसानी खेती में कमा नहीं पा रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। आगे चलिए। विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता श्री शिवराज चौहान उर्फ मामा जी, एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट लें, लेकिन जब काम की बात होती है तो फट से असरानी का रोल पकड़ लेते हैं। तो आपने देखा कि प्रियंका गांधी आज एकदम बिल्कुल निराले अंदाज में वो नजर आ रही हैं, और जिस तरह के एग्जाम्पल्स वो दे रही हैं वो जाहिर सी बात है चुभेंगे बहुत। और इसमें कटाक्ष है, इसमें एक तरह का एक व्यंग है, वो तमाम चीजें हैं जो एक कसे हुए राजनेता में देखी जा सकती हैं, जिसमें मुद्दों की बात तो है लेकिन उसके कहने का अंदाज बेहद निराला और बेहद अलग है। वो आपने प्रियंका गांधी को देखा। एक और बाइट है प्रियंका गांधी की, वो भी मैं आपको सुनवाना चाहूंगी, फिर मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। अब घोषणाएं तो सब करते हैं कि नहीं? भाजपा वाले भी करते हैं। कितनी घोषणाएं की हैं उन्होंने यहाँ? 22,000। कभी उनके नेता है ना तो पूछ लीजिए, किसी को भी 22,000 घोषणाएं अगर याद हो खड़े होके सुना दे, है ना? पब्लिक को तो याद नहीं है। मैं तो कहती हूँ नेताओं को भी याद नहीं रह सकती है, क्योंकि वो कुछ अलग तरह की घोषणाएं होती हैं। वो खोखली घोषणाएं हैं जो चुनाव के समय की जाती हैं। जैसे आपकी जो लाडली योजना है बहनों, बताइए 18 सालों से सरकार है तो 2 महीने पहले क्यों की है घोषणा? क्या 2 महीने पहले से, जब 18 सालों से आप गरीबी और संकट का सामना नहीं कर रहे थे? तो ये लोग जो घोषणाएं करते हैं वो ये समझ के करते हैं कि भाई जनता को हम बेवकूफ बना सकते हैं। जनता को, पब्लिक को क्या नहीं कहा इन्होंने? आपको कहा कि आपको रोजगार दिलवाएंगे, बताइए मिले? हाथ उठा लो जिसको रोजगार दिया है। 3.5 सालों में 21 रोजगार दिए हैं। 21 रोजगार। वहां बगल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। पूरे देश भर में सबसे कम बेरोजगारी का दर छत्तीसगढ़ में है।
यहाँ 18 सालों से सरकार में 3.5 सालों में 21 रोजगार दिए हैं। कोई स्कूल या कॉलेज खोला है? बंद किए हैं। 7,000 से अधिक स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हो चुके हैं। अस्पतालों में सुविधा मिलती है, स्वास्थ्य सुविधा। बताइए, बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाना पड़ता है? प्राइवेट में जाते हैं कि सरकारी अस्पताल में? कहाँ? प्राइवेट। प्राइवेट के में जाने के लिए पैसे कहाँ हैं? कमाई ही नहीं है। और स्वास्थ्य सुविधाओं में जितने भी अस्पताल हैं, स्वास्थ्य जो सुविधा है मध्य प्रदेश की, हर स्तर पे अगर आप उसको देखेंगे, हर स्तर पे पद खाली पड़े हैं। पद खाली हैं। अब नौजवानों हाथ उठाओ भाई, पढ़ाई कितनी की है तुम लोगों ने? सबने की है? सबने की है लगभग। आजकल तो सबसे गरीब से गरीब परिवार में सबसे पहले बच्चे को पढ़ाते हैं। कैसे भी मेहनत कर लें, दिन रात खेती में मेहनत कर लें, कहाँ भी कर लें, ये सबसे जरूरी महत्वपूर्ण चीज होती है हर परिवार के लिए कि हमारे बच्चे पढ़ लिख लें ताकि रोजगार मिल जाए। यहाँ परिस्थितियां ये हैं कि तमाम बच्चे पढ़े लिखे हैं। ऐसी बात नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं हो आप। भर्ती की परीक्षाएं देते हो, क्या होता है? घोटाला होता है, रोजगार नहीं मिलता। पढ़ते हो, लिखते हो, फीस भरते हो, प्राइवेट में ट्यूशन लेते हो, फिर भी कुछ नहीं मिलता। ये परिस्थितियां हैं। और आपकी शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं किया गया। तो आपने यहाँ पर प्रियंका गांधी को सुना। प्रियंका गांधी जहां पर कटाक्ष करती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं पर आप ये देखें कि जो असली मुद्दे हैं बेरोजगारी के, युवा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, 18 साल से क्या सरकार ने किया है, इस सब की जवाबदेही वो सरकार की तय कर रही हैं और अपने ही अंदाज में उन तमाम बातों को उन्होंने रखा है। मैं सीधे जाऊंगी अपने मेहमानों के पास। 3 खास मेहमान, वरिष्ठ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। इनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, मध्य प्रदेश से मेरे साथ जुड़ गए हैं सीधा। बिलाल सब्जवारी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। इनको अक्सर आप मेरे प्रोग्राम में और तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आप देखते रहे हैं। और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, हमारे ऑनलाइन एडिटर, उनको तो आप लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पर देखते ही हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। शुरुआत में प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपसे करूंगी। प्रियंका गांधी का ये अंदाज कितना चुभने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को और कितना असर पड़ने वाला है जनता पर इसका? प्रियंका गांधी ने आज जो भाषण दिया है, उस भाषण में वही शैली है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती है। तंज कसते हैं तो उन्होंने भी तंज कसते हैं। उन्होंने शिवराज सिंह को भी जवाब दिया और नरोत्तम मिश्रा को भी जवाब दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो बातें कही है वो बीजेपी को चुभेंगी, लेकिन दुर्भाग्य बीजेपी का कि ये अब आज शाम से ही चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा तो बीजेपी को जवाब उसका दे नहीं पाएगी। लेकिन प्रियंका ने सही वक्त पर सही तीर छोड़े हैं, बता दिया है कि ये सरकार क्या करती है, कितने रोजगार देती है, कितने लोगों के लिए इस सरकार के मन में पीड़ा है, जो लोग तकलीफ में है सरकार उनकी कितनी चिंता करती है, ये बात उन्होंने बताई। मुख्य बात जो उन्होंने महाराज के बारे में कही, महाराज के बारे में उत्तर प्रदेश ही नहीं मध्य प्रदेश के लोगों का भी यही रुख है। जो लोग सामंतशाही में यकीन नहीं करते, उन्हें लगता है कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कार्यकर्ताओं को और अपने नेताओं को भी संबोधित करते थे, वो बहुत लोगों को चुभता था। उन्हें लगता था कि जो लिहाज उनके पिता माधवराव किया करते थे या उनकी दादी किया करते थे, वो लिहाज में नहीं था। वो अपने से बड़े उम्र के लोगों को भी नाम लेकर बोलते थे और उसका मूल नाम लेकर बुलाते थे, तू पुकारे से बात करते थे, जो कभी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। प्रियंका गांधी ने एक बात बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा कि महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद काफी छोटा है और आदमी का कद उसके काम से बनता है, आदमी का कद उसके विचारों से बनता है और आदमी का कद उसकी बोली से बनता है। जिस तरह उन्होंने दल बदल किया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने लंबा राजनीतिक करियर है, वे भविष्य में कभी भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने तात्कालिक लाभ चुना और बीजेपी की शरण में चले गए। इस सब का खामियाजा न केवल कांग्रेस को भुगतना पड़ा बल्कि मध्य प्रदेश की जनता को भी भुगतना पड़ा। 26 सीटों पर तत्काल उपचुनाव हुए। उस उपचुनाव में लोगों के धन बल की काफी बर्बादी हुई और जो नीतियां कांग्रेस ने शुरू की थी उन नीतियों को रोक दिया गया। कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफी की थी कि हम पूरे 2 लाख तक के किसानों की माफी करेंगे, लेकिन वो 50,000 रुपए के कर्ज माफी की
कांग्रेस की योजना थी कि चरणबद्ध तरीके से जैसे जैसे सरकार के पास पैसा आएगा किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन सिंधिया के कारण वह कर्ज माफी अधूरी रह गई। केवल 27 लाख किसानों को ही उसका फायदा मिला, जो उससे कहीं ज्यादा किसानों को उसका फायदा मिलता। ये तो एक नमूना है। उन्होंने खुद अपनी विश्वसनीयता खोई, अपनी पार्टी की विश्वसनीयता खोई। जिस पार्टी में वो गए हैं, लोगों को लगा कि ये कैसी पार्टी है जो इस तरह के दल बदलुओं को तत्काल अच्छे पद दे देती है। और जो पद उन्हें मिला, केंद्रीय मंत्री का पद मिला, राज्यसभा की सीट मिली, उनके घर पे अमित शाह जा चुके हैं एक आयोजन में, और प्रधानमंत्री मोदी भी सिंधिया स्कूल में जा चुके हैं। तो ये सारे लालच, लगता है हम पुरानी 200-300 साल पुरानी दुनिया में लौट आए हैं। तो सिंधिया ने जो कुछ भी किया उससे कांग्रेस को नुकसान तो हुआ ही, उनकी खुद की प्रतिष्ठा को भी नुकसान हुआ और आम जनता को भी नुकसान हुआ। बुशरा जी। जी बिल्कुल। लेकिन अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कुछ ऐसी स्थिति है, ना घर का ना घाट के वाली बात उनके लिए। उन्हें जो भी कुछ मिला उससे कहीं ज्यादा कद तो उनका कांग्रेस में था। जो इज्जत उनको वहां पर मिली, शायद उनको वो रास नहीं आई। और एक लालच में जिस बड़े लालच में वो गए थे दरअसल भारतीय जनता पार्टी में, वो तो उन्हें हासिल नहीं होने जा रहा है अभी तक तो फिलहाल। आप किस तरह से देख रहे हैं बिलाल साहब, प्रियंका गांधी के जो आपने भाषण सुना, उनकी भाषण शैली अब बिल्कुल अलग अंदाज में वो नजर आई। इससे पहले शायद उनको इस तरह से हमने बात करते नहीं देखा। एक अनोखा एक व्यंग करते हुए जिन्होंने बात की, और खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो उन्होंने वार किया है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि जो रिएक्शन जनता का वहां पर मिल रहा था, बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी उन्होंने प्रियंका गांधी ने? देखिए बुशरा बिलाल साहब जी। प्रियंका गांधी की अपनी एक है, और वो जब पब्लिक से कनेक्ट तो उनके में या उनकी स्पीचेस में एक आर्टिकुलेशन होता है, लेकिन जब जिस तरह से आज वो बयान थी, तो ये व्यंग चुभने वाला तो है ही लोगों को। साथ ही उस व्यंग के साथ साथ जो प्रियंका गांधी की अपनी पर्सनैलिटी है, जिस तरह से वो शर्माती है, जिस खूबसूरती के साथ वो हंसती है, तो वो एक महिला की लाज लज्जा को भी प्रदर्शित कि ये महिला व्यंग करते समय कितनी भावुक है और उसको कितना ज्यादा महसूस करते हुए लोगों को एंटरटेन कर रही है। अपनी महिला होने की लाज लज्जा का भी एहसास होता है, इसलिए वो एक खूबसूरत अंदाज में शर्माती है। जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का सवाल है, तो देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से काफी समय से, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे वो कमलनाथ जी हो, या मध्य प्रदेश की कांग्रेस हो, वो निरकर्मक बनी काफी समय से। लेकिन इस समय जो प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से और उनकी जो पूर्व में एक भूमिका रही है कांग्रेस पार्टी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की, उस दर्द की भी याद दिलाई है और उस विश्वासघात की भी लोगों को याद दिलाने की कोशिश की है, ताकि लोग ये समझ पाए कि ये लोग जो अपने आप को राजा घराने के समझते हैं, वास्तविकता में इनका चरित्र क्या है। यानी कि ये विश्वासघात करने वाले परिप्रेक्ष्य से आते हैं, और इन्होंने सिर्फ कांग्रेस के साथ विश्वासघात नहीं किया, बल्कि इनका एक पूरा इतिहास है कि अंग्रेजों के समय भी जब जंग आजादी की बात की तब भी ये अंग्रेजों से मिले हुए थे, इसलिए इनको उस पृष्ठभूमि से जोड़ने की कोशिश की है। साथ ही साथ उन्होंने इन लोगों को यह भी याद दिलाने की कोशिश की है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया उत्तर प्रदेश में उनके साथ एक जनरल सेक्रेटरी थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, किस तरह से वो अपने आप को राजा कहलवाना पसंद करते थे। तो ये बताने की कोशिश की है उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में कि राजनीतिक रूप से उनका कद इतना बड़ा नहीं था, लेकिन यही वजह है कि उनके अंदर अहंकार आ गया था। और जो लोग राजनीति से या व्यक्तित्व से बड़े होते हैं वो उतने ही सरल और उतने विनम्र होते हैं, और जो लोग एक दिखावे के रूप में बड़े होते हैं वो अहंकारी होते हैं। ये सब चीजों का उन्होंने बताने की कोशिश, और उनको पब्लिक से रेस्पॉन्ड भी मिल रहा था, और बहुत ही खूबसूरती से के साथ उन्होंने अपनी बात को रखने की कोशिश की है। बुनियादी तौर पर उन्होंने
जो कांग्रेस की योजनाएं हैं उस पर फोकस किया। ये जो चुनाव है ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से ये गरीबी पर, किस तरह से बेरोजगारी पर, किस तरह से किसानों की समस्याओं पर, किस तरह से कृषि पर पड़ने वाले दबाव पर, किस तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा के परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हुआ है। और इसके इसके जो कारण है वो केंद्र सरकार की नीतियां हैं और मध्य प्रदेश सरकार की, खासतौर से मामा की पिछले 18 साल की वो नीतियां जिसके चलते आज जनता को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल। अमलेंदु जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आज जो जिस तरह से दतिया में नरोत्तम मिश्रा से लेकर शिवराज सिंह चौहान से लेकर नरेंद्र मोदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सब पर उन्होंने हमला बोला है एक बिल्कुल अलग अंदाज में, और वही जो असली मुद्दे हैं जन सरोकार से जुड़े हुए उनकी भी बात उन्होंने की है और बताया कि कैसे जनता को ठगा गया है। देखिए बुशरा जी, वो कहावत है कि 100 सुनार की एक लोहार की। तो मोदी जी की जो 100 चोट थी उनके ऊपर एक चोट प्रियंका गांधी की बहुत भारी पड़ी है। मुझे लगता है कि कल प्रधानमंत्री जिस तरीके से विचलित हुए और प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसका बहुत ही शिष्ट और शालीन तरीके से प्रियंका गांधी ने उत्तर दे दिया है। अब प्रधानमंत्री अगर इसे नहीं समझते हैं तो ये प्रधानमंत्री का मसला है कि वो समझे कि नहीं समझे कि प्रियंका गांधी ने उन पर किस तरीके से प्रहार किया है। लेकिन प्रियंका गांधी ने प्रहार उनके ऊपर किया है। जिसने भी प्रियंका गांधी के पूरे भाषण को सुना है वो साफ तरीके से समझ रहा है कि प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत खूबसूरत शब्दों में शालीनता के साथ उनका जवाब दिया है। और प्रधानमंत्री के पास इस भाषा में तो कम से कम कोई जवाब नहीं होंगे, अगर वो कल या परसों में कोई जवाब देते भी हैं किसी दूसरे राज्य में जाकर के, लेकिन इन शब्दों में शालीनता के साथ प्रधानमंत्री के पास इन शब्दों के कोई उत्तर नहीं होंगे। ये आमतौर पे एक समझ है। दूसरी बात कि जिस तरीके से उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के टारगेट किया, हालांकि जब पहले गई थी प्रियंका गांधी चुनाव शुरू होने से पहले मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने कहा था कि मैं 100 बातें सिंधिया को लेकर के कह सकती हूँ लेकिन कहूंगी नहीं, लेकिन तब भी उन्होंने कुछ कहूंगी नहीं कह करके भी बहुत कुछ कह दिया था। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने सिंधिया को अपने निशाने पे लिया है, मुझे लगता है कि एक संदेश जो है खासतौर से उस इलाके में ये दिया है कि यहाँ की सरकार जो मध्य प्रदेश में इस समय चल रही है वो सिंधिया के विश्वासघात की वजह से यहाँ चल रही है और उसकी भरपाई जो है वो यहाँ से की जानी है। ये एक संदेश उन्होंने दे दिया है। और सिंधिया साहब जो मुझे लगता है कि उनके लिए भी काफी परेशानी जो है इससे पैदा होंगी, क्योंकि अभी तक ये समझा जाता था कि गांधी परिवार जो है वो अपने पुराने रिश्तों की वजह से उनके ऊपर सीधा सीधा कोई अटैक नहीं कर रहा है और अभी भी गांधी परिवार जो है वो पुराने रिश्तों को निभाकर चल रहा है। लेकिन राजनीति में जाने के बाद जिस तरीके से पिछले दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमले किए और राहुल गांधी को लेकर के, और यहाँ तक कि अपने पिता अपनी दादी के ऊपर ही उन्होंने एक तरीके से हमला कर दिया। वहाँ की 52 सालों में कुछ काम ही नहीं हुआ ग्वालियर में। यानी जब आपके पिता वहाँ कई बार सांसद रहे, मंत्री रहे, आप खुद वहां से सांसद और मंत्री रहे, आपकी दादी वहां से सांसद रही, तो आप अगर नहीं किया किसी ने कुछ काम वहां तो आप अपने परिवार को कोस रहे हैं, इसका मतलब। तो इस हद तक जब ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए तो उसके बाद फिर इस तरीके का प्रहार ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर होना ही चाहिए था। प्रियंका गांधी ने जो बात कही, बुशरा जी, मुझे एक शेर याद आता है, शायद बशीर बद्र का, अगर मेरी याददाश्त ठीक साथ दे रही है, कि घर में मिलेंगे उतने ही छोटे कद के लोग, दरवाजे जिस मकान के जितने बुलंद हैं। तो प्रियंका गांधी ने जो कहा कि उनका कद जो है वो छोटा रह गया, वो इस शेर से बहुत कुछ मेल खाता है। मुझे नहीं पता कि प्रियंका गांधी को ये शेर मतलब पता है कि नहीं पता है, या शेर से उन्होंने जो है वो कोई प्रेरणा ली है या नहीं ली है, लेकिन वो बात जो है वो जो कहना चाहती है वो शेर के साथ काफी कुछ मिल रही है। तो सिंधिया साहब का महल जो है बड़ा हो सकता है, उसके दरवाजे बड़े हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद वो मुझे लगता है कि काफी कुछ छोटा हो गया है और इस चुनाव के बाद शायद और छोटा हो जाएगा अगर मध्य प्रदेश की जनता चाहेगी तो। मुझको ऐसा लगता है, बाकी जो है जनता के हाथ में। तो प्रियंका गांधी ने जो हमले किए हैं आज जिस तरीके से, इसके जवाब अब प्रधानमंत्री किस तरीके से देते हैं ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री जब वो कहां तक जाते हैं और किस तरीके से कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी ने बिना कुछ कहे हुए जो सरदार जो बात कही, लगता है कि प्रियंका गांधी ने बता दिया है कौन किसका सरदार है। उन्होंने बिना नाम लिए एक इशारा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको समझते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं समझते तो जनता समझ चुकी है। बुशरा जी बिल्कुल, और मोदी जी को अपनी गालियों की फहरिस्त किलो भाव में तो याद रहती है, नंबर्स में भी याद रहती है,
और वो हर बात में ये बताना नहीं भूलते हैं। वो दूसरों को कहते हैं लेकिन अपना विक्टिम कार्ड वो किस तरह से बार बार खेलते हैं, और 10 सालों में लगातार हर इलेक्शन में एक रटी रटाई उनकी वो वही कहानियां होती हैं, वही लाइंस होती हैं, वही मुद्दे होते हैं जिन पर वो बात करते हुए नजर आते हैं। उसी तरीके से टेबल ठोक ठोक कर, ताली बजा बजा कर जिस तरह की वो बात करते हैं, आपने कभी किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए, इस तरह की भाषा की मर्यादा को भूलते हुए, किसी के लिए इस तरह की बातें करते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। वो बिल्कुल नहीं लगते हैं कि वो इतने बड़े एक देश के प्रधानमंत्री हैं, जो वो खुद कहते हैं कि पूरी दुनिया में उनको सुना जाता है। क्या आपको ये लग रहा है प्रकाश जी कि राहुल और प्रियंका की, कांग्रेस की जो चुनौतियां हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को, उससे नरेंद्र मोदी को डर लग रहा है? यही वजह है कि वो घोषणाओं पे घोषणाएं कर रहे हैं, यही वजह है कि वो कांग्रेस की नकल करते हुए नजर आ रहे हैं, यही वजह है कि वो उन तमाम घिसी पिटी चीजों पर तो लौट रहे हैं, 370 की बात करना, राम मंदिर की बात करना, या फिर ट्रिपल तलाक की बात करना, पुलवामा की बात करना, लेकिन साथ साथ वो किसानों को लेकर जिस तरह से उन्होंने जो राशि, जो उन्होंने, जो किस्त है उसको उन्होंने निकाला है, या 24,000 करोड़ की योजना की जो बात उन्होंने ट्राइबल तबके के लिए जो की है, तो वो इधर भी जो कांग्रेस की लाइन है, जो किसानों की, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी सबकी बात कर रही है, उस पर भी वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि चुभ रही हैं उनको बातें, और चुनौती से डर लग रहा है उनको। बुशरा जी, मैं कल की इंदौर की घटना का जिक्र करना चाहूंगा। बड़ी इंटरटेनिंग घटना रही, इंटरटेनिंग ही कहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक रोड शो था इंदौर में, तो मैं भी तमाशा देखने के लिए तमाशाई बन के गया। राजवाड़ा में जहां पे पूरा आयोजन होना था, तय था कि प्रधानमंत्री आएंगे और प्रधानमंत्री इंदौर की अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को माला पहनाएंगे और उनको नमन करेंगे और फिर चले जाएंगे। रोड शो करीब 1 किलोमीटर 1.4 किलोमीटर का था। दोनों तरफ बड़ी बड़ी भगवा कॉरिडोर बनाया गया था, बड़े बड़े पर्दे लगाए गए थे, और बीजेपी के तमाम कैंडिडेट्स जो इंदौर के थे, इंदौर जिले के थे, 9 कैंडिडेट्स थे, वो सब राजवाड़ा चौराहे पे हाथ बांध के से खड़े थे कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, प्रधानमंत्री जी जनता से कहेंगे कि ये हमारे उम्मीदवार हैं, इनको जिताइए, बीजेपी को मजबूत बनाइए, देश को मजबूत बनाइए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब प्रधानमंत्री वहां गए, उन्होंने अहिल्याबाई की प्रतिमा को फूल माला पहनाई और उन्हें नमन किया, स्वाभाविक है, करना चाहिए था, और उसके बाद वो सीधे पलटे और वापस अपनी गाड़ी में जाके बैठ गए और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। वे उम्मीदवार जो इस उम्मीद में थे कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी पीठ पे हाथ धरेंगे, हमें देखकर मुस्कुराएंगे, हमारे बारे में जनता से अपील करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग थे कि भाई हमारे बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताइए, नहीं जिताया, जैसे कि वो ऐसे निकल गए जैसे कि कोई कीड़े मकोड़े सड़क पे पड़े होते हैं और आप निकल जाते हैं। तो ये अहंकार की बात इंदौर के लोगों को बहुत चुभी, और सोशल मीडिया पर लोगों ने इसके बहुत सारे वीडियो शेयर किए और बताया कि जो प्रधानमंत्री अपने उम्मीदवारों के जीताने के लिए नहीं आए थे, प्रधानमंत्री का रोड शो इसलिए नहीं था कि बीजेपी जीते, वे यहां आए थे केवल अपने प्रचार के लिए, 2024 के लिए। तो यह हास्यास्पद स्थिति कल हो गई। आज प्रियंका गांधी ने जो जवाब दिया उन्हें, ये कल की बात का जवाब था, जो कल उन्होंने श्लोक कहे थे राहुल गांधी के बारे में। प्रियंका गांधी ने सिंधिया के बहाने इशारा कर दिया, जैसे अभी हमारे साथी ने कह दिया है कि उनका निशाना क्या था। उनका निशाना था कि किस तरह से बिलाल भाई ने बताया कि किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने निशाने पर लिया है मोदी एंड कंपनी को। लेकिन एक बात है कि कभी भी राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या सोनिया जी हो, कभी भी प्रधानमंत्री जी के लिए, उनके बारे में, उनके प्रधानमंत्री जी के बारे में उनके शब्द हल्के नहीं होते। उनके नाम के आगे वे अवश्य जी लगाते हैं, तीनों ही नेता, और यहां तक कि खड़गे साहब भी जी लगाते हैं आमतौर पर। तो ये सामान्य शिष्टाचार बीजेपी के लोग भूल गए, और प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस अंदाज में जवाब दिया है, वो अंदाज उन्हीं का है, बीजेपी का ही अंदाज है कि अपने विरोधी का मजाक उड़ाओ, उसकी बातों को गंभीरता से मत लो। ये सब बातें नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के नेताओं को सिखाई है। तो मुझे लगता है कि जब ये जो हुआ, इसका नुकसान बीजेपी को होगा, मोदी को होगा,
और शिवराज सिंह चौहान को तो हो ही रहा है। जो निशाना उन्होंने महाराज उर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगाया है, इससे उस इलाके की जनता समझ चुकी है कि अब महाराज की स्थिति कैसी है बीजेपी में जाने के बाद। और जो महाराज भाई साहब हो चुके हैं, आम कार्यकर्ताओं के बीच बैठना पड़ता है उन्हें, जो उनका मन उनको गवारा नहीं करता होगा। बुशरा जी। जी बिल्कुल। और कटाक्ष जरूर है, व्यंग जरूर है, लेकिन मर्यादा है उसमें। जो बात जिस तरह से उन्होंने बातें कही हैं, वो प्रियंका गांधी ने, भले ही उन्होंने एक अलग अंदाज में उन्होंने बातें कही हो, लेकिन कहीं पर भी आप ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने उस मर्यादा को लांघा हो जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासतौर में प्रधानमंत्री सीधे तौर पर कहूंगी, वो लांघते हुए नजर आते हैं। लेकिन वही सवाल में बिलाल जी आपसे भी मैं पूछना चाह रही हूं कि जो चुनौतियां फिलहाल प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस रख रही हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्या आपको लग रहा है कि डर महसूस हो रहा है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को, और यही वजह है कि फिर वो उसी की लाइन पर ही खेलते हुए नजर आ रही हैं? देखिए, हद तो ये हो गई कि एक वो जो बात जिसको यहाँ पर क्लियर करना बहुत जरूरी है, जो प्रधानमंत्री ने जिस पर राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा, और कहा कि जब प्रियंका, बहुत ही उन्होंने इस तरह की बात बोली थी कि जब आप कोई भी अपना मोबाइल फोन उठाकर देखते हैं तो उसमें मेक इन चाइना लिखा होता है, मैं चाहता हूं कि उसमें मेक इन मध्य प्रदेश रखे, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं मध्य प्रदेश में वो ज्यादा से ज्यादा लगाई जाए और वहां के प्रोडक्ट भी पूरी दुनिया भर में भेजे जाए ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिले। प्रधानमंत्री ने इस पर मजाक बनाया और कहा कि सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है मोबाइल्स की वो इंडिया में होती है। हालांकि ये भी झूठ था, क्योंकि तमाम जो पार्ट्स हैं वो चाइना से ही आते हैं और यहां पर उसकी असेंबलिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग में फर्क होता है, तो ये बताना बेहद जरूरी है। और ये जरूरी है कि कैसे लगातार हमारे प्रधानमंत्री अलग अलग मौकों से झूठ बोलते रहते हैं। बिलाल साहब, क्या आपको लग रहा है चुनौतियों से डर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और यही वजह है कि उसी की लाइन पे वो खेलते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं? भले ही वो ये कहें कि मंदिर की बात, 370 की बात, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसानों को लेकर अभी उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो छोटे किसानों को 2000 रुपए की जो 15वीं किस्त है जो उन्होंने जारी की है, और आगे ये भी सुनाई दे रहा है कि जनवरी और फरवरी के महीने में जो 6000 रुपए किसानों को जाते हैं उनको बढ़ाया जा सकता है और एक साथ 16वीं और 17वीं किस्त जो है वो जारी की जा सकती है ताकि 2024 में इसका फायदा मिले। तो किसानों की बात करनी पड़ रही है उनको मजदूरों की बात करनी पड़ रही है, शेड्यूल ट्राइब की बात उन्हें करनी पड़ रही, शेड्यूल कास्ट की बात उन्हें करनी पड़ रही है। तो ये तो मजबूर किया है कम से कम कांग्रेस ने उनको। देखिए बुशरा साहब, अगर इन 5 राज्यों के चुनाव को आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़ने की शैली और कांग्रेस की चुनाव की शैली को आपको समझने की जरूरत है, यानी कि यहाँ दर्शकों को बताने की जरूरत। कांग्रेस पार्टी मुद्दों को पकड़ के चुनाव लड़ रही है और ये वो मुद्दे हैं जो जन सरोकार से जुड़े हुए हैं, जो समस्याओं से जुड़े हैं, जो वास्तविकताओं से जुड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी अपने अपने राजनीतिक कल्पना के आधार पर धारा 370, ट्रिपल तलाक, हमास के जैसे सांप्रदायिकरण करने का कोशिश कर रही है। तो ये वही पैटर्न है भारतीय जनता पार्टी का, जो गलती उसने कर्नाटक आई थी, उस गलती को इन 5 राज्यों के चुनाव में भी बार बार भारतीय जनता पार्टी दोहरा रही है और उसने अभी तक कोई कोर्स करेक्शन नहीं किया है। दरअसल मौजूदा समय में जो मुद्दों की प्रासंगिकता है, को मैं बार बार बता रहा हूं, वो इसलिए है क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के अंदर जो बिगाड़ खाता पैदा हुआ है, उसके वजह से सारे मुद्दे प्रासंगिक हो गए, योजनाएं और प्रलोभन प्रासंगिक हुए। इसलिए ये चुनाव पूरी तरह प्रलोभन पर, नीतियों पर, सुविधाओं पर और आश्रय का हुआ है। और जो लोग इन मुद्दों को पकड़कर बात करेंगे वही अपना मैसेज, वही अपना संदेश जनता तक पहुंचा पाएंगे। और जो लोग कल्पना की बात करेंगे, धारा 370 की बात करेंगे, सांप्रदायिकरण करने की बात करेंगे, हमास की बात करेंगे और जम्मू कश्मीर जैसे विषय करेंगे या मूर्खों का सरदार बताने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन उनको इस बार सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। देखिए,
जब प्रधानमंत्री किसी पर बिलो द बेल्ट जाकर हिट करते हैं और इस तरह के करते हैं, तो जो व्यक्तिगत रूप जिसके अंदर एक व्यक्तिगत कह सकती हैं आप कि पर्सनल अटैक जिसे कह सकते हैं कि मुखों का जो एक तरह की बात कही गई है, वो राजनीतिक में अंदर राजनीति की जो एक शैली होती है या राजनीति में जो शिष्टाचार होता है, जो राजनीति की परंपराएं होती हैं या राजनीति में जो भाषा का भाव होता है, जो नैतिकता होती है, उसके विरुद्ध जाता है। कल को कोई कांग्रेस से में भी प्रधानमंत्री को झूठा का सरदार कह सकता है, तो तब आप तो किस तरह से लगेगा बोल। ये चीजें समझने की रहती है कि राजनीति में बिलो द बेल्ट हिट नहीं किया जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने अपने हमेशा से भाषा के बारे में और अपने भाषणों के अंदर एक संयमता से काम लिया, एक ग्रेसफुली उन्होंने हमेशा भाषण दिए, और समय समय पर लोग ये भी कहा करते अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय कांग्रेसीकरण करने की कोशिश की है। तो दरअसल जो अटल जी का जो फिलॉसफी थी, अटल जी का स्कूल ऑफ जो थॉट था, वो भाषा को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब मुझे लुप्त होता नजर आ रहा है। यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्कूल ऑफ थॉट के प्रोडक्ट के लोग ज्यादा हावी होते नजर आ रहे हैं। कि गर्मपंथी जो लोग हैं, जो एक एग्रेशन में बिलीव, जो एक में बिलीव करते हैं, जो भाषा की शैली में या संयमता में बिलीव नहीं करते, वो जब राजनीति के अंदर पैदा हो जाती है चीजें, तो ये टकराव ले जाती है। तो भाषा का अपना एक महत्व है, भाषा का अपना एक प्रभाव होता है, तो इन चीजों का ध्यान रखने का है। और आपने ये कहा था कि मुद्दों की बात पर क्या भारतीय जनता पार्टी परेशान है। यकीनन जब इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो ये बताता है कि आप मानसिक रूप से दबाव में हैं, आप लोगों तक अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास वो नीतियां नहीं है, आपके पास वो चीज नहीं है। आपने 18 साल में, अपने पिछले 10 साल में ऐसे कोई काम नहीं है जिसको लेकर आप जनता के बीच सके। आप तो उन्हीं काल्पनिक या फिर कहिए कि एक फिक्शनल लेके जनता के बीच जा रहे हैं, जहां पर आप भाषा के रूप में बिलीव करते हैं और जनता के बीच में आपका मजाक उड़ाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब देश का कोई भी प्रधानमंत्री बिलो द बेल्ट जाके हिट करता, तो वो प्रधानमंत्री की गरिमा को भी छोटा कर देता है। जी बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है और यही बात लगातार हम कह रहे हैं। लेकिन अमलेंदु जी, आज झारखंड में मौजूद हैं प्रधानमंत्री, और उससे पहले उन्होंने 24,000 करोड़ की जो जनजातियों को लेकर जो है वो घोषणाएं उन्होंने की हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो एसटी तबका है उसकी 47 सीटें जो है रिजर्व है, 21% है। उससे पहले उन्होंने कहा कि देखिए, क्या हमने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा था कि हम एक शेड्यूल ट्राइब की महिला को हम राष्ट्रपति बनाएंगे, हमने देखे लेकिन राष्ट्रपति बनाया, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि उस राष्ट्रपति के साथ उन्होंने क्या क्या किया है और किस तरह से उन्होंने इज्जत बख्शी है। क्या आपको लग रहा है कि बात चाहे वो अपनी रैलियों से सांप्रदायिकरण की करें, इन तमाम चीजों की करने की कोशिश करें, लेकिन उन मुद्दों पर उनको आना पड़ रहा है जिन मुद्दों की बात लगातार कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस ने ये मजबूर कर दिया है। और 2018 से 2023 में एक बड़ा फर्क ये है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी इस बीच में, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी का कद बढ़ा है, वो दरअसल अब कद जो है वो कहीं से भी प्रधानमंत्री से छोटा नहीं है। वो लगता है कि अब एक तरह से पूरी टक्कर देते हुए वो नजर आते हैं, और वो बेचैनी, बेकरारी जो है, वो जो मर्यादा वो भाषा की भूल रहे हैं प्रधानमंत्री, उसमें साफ तौर पर नजर आती है, जिसमें तल्खी है, झुंझलाहट है, झूठ है, पर्सनल अटैक है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस सबको? देखिए बुशरा जी, प्रधानमंत्री के भाषणों में पर्सनल अटैक कोई पहली बार नहीं है। प्रधानमंत्री इस स्तर तक जाते ही जाते हैं, वो हर चुनाव में जाते हैं, बिना चुनाव के भी जाते हैं, और पर्सनल अटैक से बढ़कर के वो खुद की वाहवाही करते हैं तो वो एक अकेला सब पे भारी तक पहुंच जाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री का अपना एक तरीका है बोलने का, प्रधानमंत्री उस तरीके से बोलते हैं। प्रधानमंत्री आपको पिछले 9.5 सालों में कब एक प्रधानमंत्री की हैसियत से बोलते हुए दिखे? यहाँ तक कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री की हैसियत से बोलते हुए दिखाई नहीं पड़े।
प्रधानमंत्री लगातार एक प्रचारक की भूमिका में, प्रधानमंत्री लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री के रूप में इसी तरीके से प्रधानमंत्री दिखाई पड़े। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे उनका मुझे याद नहीं पड़ता है कोई भाषण जो है वो याद किया जाएगा कि ये भारत के प्रधानमंत्री का कोई भाषण है। तो ये बात है। अब जो आज प्रधानमंत्री झारखंड पहुंचे, जाहिर सी बात है कि वहां से उन्होंने आदिवासियों को संबोधित करने की एक कोशिश की है आखिरी समय में चुनाव में, और उससे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों के लिए संदेश देने की कोशिश की है, थोड़े से हिस्से राजस्थान के लिए भी एक कोशिश की है। लेकिन मुझे लगता है कि बुशरा जी जो कांग्रेस के रणनीतिकार है वो शायद भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अच्छी रणनीति बना रहे हैं। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जिस समय झारखंड में हैं और वहां से आदिवासियों को संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं, आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आखिरी रैली जो प्रियंका गांधी की हो रही है वो मध्य प्रदेश के उस सीधी में हो रही है जहां सीधी में वो आदिवासी के ऊपर पेशाब करने का भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पेशाब कर रहा है वो कांड हुआ था। यानी यहां भी उस सीधी पेशाब कांड की गूंज प्रियंका के भाषण में सुनाई देगी। राहुल गांधी लगातार मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने इस मसले को मुद्दा बनाया और किस तरीके से आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वनवासी कहते हैं, इसको भी लेकर के राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया कि वनवासी जो है ये आपको जंगली बताना चाहते हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं चूंकि आप इस जल जंगल जमीन के मालिक हैं, तो हम आपको मालिक बताते हैं इस जंगल जमीन के, ये आपको जंगली बताते हैं। राहुल गांधी ने साधारण शब्दों में ये संदेश देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मजबूर हुए हैं, जब से राहुल गांधी ने यह मसला उठाया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही आदिवासी वनवासी का, प्रधानमंत्री उसके बाद जब बोले हैं तो उसके बाद फिर लगातार आदिवासी आदिवासी शब्द का प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री आजकल जय श्री राम बोलते हुए नहीं सुने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है वो जय सिया राम बोल रहे हैं, जो राहुल गांधी ने कहा था कि जय श्री राम नहीं जय सिया राम बोलो। तो प्रधानमंत्री हर बात वो कर रहे हैं जो राहुल गांधी उन पर दबाव बना रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो। तो प्रधानमंत्री मजबूर है कि राहुल गांधी जो कहे वो प्रधानमंत्री को करना है, बोलना है प्रधानमंत्री को। तो ये अब कौन किस पे भारी है, अब ये तो प्रधानमंत्री यानी कौन किस पे भारी है। उन्होंने कहा था कि एक अकेले वो सब पे भारी हैं, अगर एक अकेले वो सब पे भारी हैं तो राहुल गांधी कहते हैं कि हम आदिवासी कहेंगे वनवासी शब्द हम मिटा देंगे। ये उनका जो था सेंटेंस था मध्य प्रदेश में एक रैली में राहुल गांधी का कि हम वनवासी शब्द को मिटा देंगे। तो प्रधानमंत्री डर होकर कहेंगे नहीं, हम तो वनवासी कहते रहे, हम तो वनवासी कहेंगे। अगर प्रधानमंत्री की बातों में ताकत है, इतना जोर है उनके शब्दों में और वो समझते हैं कि उनकी इतनी ज्यादा अपील है, तो प्रधानमंत्री कहें कि जो हमारा आरएसएस कहता रहा है, जिसके प्रधान स्वयंसेवक हैं इस समय प्रधानमंत्री, उसी की भाषा वो बोलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मजबूर हो रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी का दबाव बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री के ऊपर पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि इस समय बातें कुछ भी हो, चुनाव का समय है, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री एक अच्छे चुनाव प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के, और वो चुनाव में कूदे हैं आखिरी समय में, भले ही वो 20-22 दिन गायब रहे चुनाव से, तो सूचनाएं जो भी नहीं उसकी, लेकिन वो चूंकि अच्छे प्रचारक हैं, अच्छे योद्धा भी हैं, लड़ते हैं तो वो लड़ रहे हैं, हार भले ही हो लेकिन वो जीत की आशा अपने कार्यकर्ताओं में बनाने की कोशिश कर रहे हैं और करना भी चाहिए। चाहे किसी भी दल का आदमी हो उसे तक लड़ना चाहिए, तो वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लेकिन वो इसमें किस तरीके से दबाव में आ रहे हैं, ये दबाव उनकी भाषा में साफ तौर पे देखे जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं से राहुल गांधी या कांग्रेस या प्रियंका गांधी या खड़गे जी जो मुद्दे उठा रहे हैं, उन मुद्दों के दबाव में प्रधानमंत्री जनता पार्टी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, और इसी का प्रतिबिंबन जो है वो प्रधानमंत्री के भाषण में दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, और ये दिख रहा है और ये साफ तौर पर पता चल रहा है, इसीलिए नकल करते हुए भी नजर आ रहे हैं, इसलिए जो घोषणाएं उनकी नकल करते हुए नजर आ रहे हैं। और वैसे तो पूरे 10 सालों में अगर हम देखें, 9.5 सालों में जो कांग्रेस की योजनाएं रही, चाहे यूपीए को कांग्रेस को पानी पी के कोसे, और अपने भाषणों में कांग्रेस के अलावा कोई और नाम उनका होता ही नहीं है। शायद कांग्रेस अपने बारे में इतनी बातें नहीं करती जितना याद प्रधानमंत्री और अमित शाह कांग्रेस को करते हैं। और तमाम योजनाओं के नाम बदल बदल कर जिस तरह से उनको रिलॉन्च किया गया, तो उसमें भी पता चलता है कि दरअसल जो कांग्रेस ने जो योजनाएं बना दी, जो जन सरोकार से जुड़ी हुई हैं, सोशल जस्टिस से और या इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट से, सोशल अपलिफ्टमेंट से जुड़ी हुई है, उसकी काट भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं। तो क्या आखिरी सवाल मेरा आपसे संक्षेप में प्रकाश जी, कि क्या आपको ये लग रहा है कि एक लंबी लकीर जो है वो खींच दी है, उससे लंबी लकीर अब भारतीय जनता पार्टी खींच नहीं पाएगी, और यही वजह है कि तमाम चीजों में वो नकल करती हुई नजर आ रही है? लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि शायद प्रधानमंत्री को ये लगता है कि आखिरी वक्त में
वो एक तरह से जो तेजी लेकर आएंगे अपने पूरे चुनाव प्रचार में, उससे कहानी बदल जाएगी। शायद इससे पहले उन्हें इस तरह की कामयाबियां मिली हैं। पहले में और अब में आप क्या फर्क देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री की लगातार जो रैलियां हो रही हैं उससे कुछ बदलने जा रहा है? क्योंकि तमाम सर्वे, तमाम चीजें इन दो कम से कम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कहूं तो सीधे तौर पर कांग्रेस को जीतता हुआ दिखा रही है, राजस्थान में टक्कर बता रही है और तेलंगाना में भी सीधी टक्कर बता रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में जब भी प्रधानमंत्री आए हैं, उनके चेहरे पे वो नूर चला गया है, जो नूर कभी 2014 के पहले हुआ करता था। लगता है या तो वे बहुत निराश हैं, या अंदर ही अंदर टूटे हुए हैं, या थके हुए हैं, या वे अपनी पार्टी के, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से खुश नहीं हैं। ये चीजें वो हैं जो मोदी को परेशान कर रही होंगी, और इसलिए परेशान करी होंगी। उनका सारा चुनाव प्रचार 2024 को लेकर है। घर घर मोदी, एमपी के मन में मोदी, जितने भी नारे हैं वो केवल मोदी। कल मध्य प्रदेश में जब वो आए, इंदौर आए, तो उसमें भी मोदी मोदी ही थे। सारे कार्यकर्ताओं को हाथ में बैनर और पोस्टर बना कर दिए गए थे, एक जैसे छपा कर दिए गए थे, जिसमें मोदी की तस्वीर थी। यानी केवल मोदी को प्रोजेक्ट करना है उन्हें। शायद बीजेपी समझती है कि मध्य प्रदेश अब उनके हाथ से, बीजेपी को लगता है शायद जा रहा है या जा सकता है, तो तैयारी कर लो 2024 की। जितना बचा सकते हो बचा लो। 2024 में मध्य प्रदेश की भी 29 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं, 40 सीटें हैं। जितनी बच सके बचा लो, ऐसा उन्हें लगता होगा। बुशरा जी। जी बिल्कुल, जी जाहिर सी बात है। और ये दरअसल आप अगर जिन मुद्दों को भी देखें, जो मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं, वो मुद्दे स्टेट से ज्यादा नेशनल मुद्दे हैं। और भले ही 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हो और राज्यों को लेकर फोकस दिख रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे बिटवीन द लाइंस, अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो तैयारी पूरे तौर पर 2024 की इसमें नजर आती है। और वो मुद्दे शायद जो पिटारे से निकलने वाले थे इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद, उनको भी अभी से ही लोगों के सामने पेश कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इससे भी आपको नजर आ रहा होगा कि कितनी नर्वसनेस है, क्योंकि चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, उनकी गारंटियों पर लड़ा जा रहा है। हालांकि ये गारंटी वर्ड भी कांग्रेस से चुराया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप लगातार डीबी लाइव की तमाम वीडियोस को देखते रहिए, सराहते रहिए। मेरे प्रोग्राम को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। नमस्कार।